जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति के बारे में, जो कि 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है भूगोल का। इसको हम अच्छे से समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 5 नंबर में और 2 से 3 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए, पहले वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा। सबसे पहले हम जानते हैं भारत आकार और स्थिति के बारे में। अच्छे से समझेंगे, वर्ड्स पर फोकस करेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं इस भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश के रूप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है गोलार्ध, इसका क्या मतलब है गोलार्ध का, तो हम जान लेते हैं। आपकी बुक पर एक मैप दे रखा है जो फर्स्ट पेज पर ही है मैप, और एक ग्लोब का। ग्लोब आप जानते हैं पृथ्वी का एक छोटा नमूना जिस पे सभी देशों की आकृतियां अंकित होती हैं और हम उस पर किसी भी देश का पता लगा सकते हैं उस पर देख करके। तो यहाँ पर हमें एक ग्लोब दे रखा है और उसके बारे में जानते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या चीज़ है, तो गोलार्ध का मतलब होता है गोल, जो कि पृथ्वी एक अंडाकार है और ग्लोब भी एक अंडाकार होता है। उसी में जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉट 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 करके लाइन जा रही है, एक तो लेफ्ट से राइट जा रही है और एक अप से डाउन आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है और एक लेफ्ट से राइट में जा रही है। और ये 4 आपको दिख रहे होंगे, ये 4 भागों में बांट रही है पूरे मैप को, 1 2 3 4। तो ये जो एक इसमें से एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, एक पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध है। ये 4 गोलार्ध है, इसमें से भारत जो आता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है, जो एशिया महाद्वीप में आता है। इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। उस पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसका क्या मतलब है अक्षांश, इसको समझने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को रटने की कोशिश करते हैं, जो 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो इसको जानते हैं अक्षांश और देशांतर क्या है, ताकि आपको ये रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम देखते हैं अक्षांश, ये लेफ्ट से राइट जितनी भी लाइनें जा रही हैं जो मैंने ग्रीन ग्रीन करके दिखाई हैं, ये लाइनें जो हैं इनको कहते हैं अक्षांश। और ये ऊपर से जो नीचे तक लाइनें आ रही हैं इनको कहते हैं देशांतर। जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाई है इन्हें कहते हैं देशांतर। और आपको ये एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी डॉट 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 करके, जो आप पूरे विश्व को 0 डिग्री पर काटती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, पूरब और दक्षिण में। पूरब और दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री पर। और अब मैं आपको बताता हूँ ये 8 डिग्री और 4 मिनट और 37 डिग्री और 6 मिनट का क्या खेल है। ये अक्षांश में, अक्षांश क्या है, जो लेफ्ट से राइट ग्रीन ग्रीन हाईलाइटेड है वो अक्षांश है हमारे। तो जो भारत का निचला हिस्सा है, यानी कि कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी आखिरी जो छोर है भारत का, अगर उसको देखा जाए तो वो कुछ 8 डिग्री और 4 मिनट ही अक्षांश पर आएगा। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ मेजर करके, यहाँ 8 डिग्री और 4 मिनट ही आएगा। फिर आते हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर का जो भारत का आखिरी छोर कश्मीर ऊपर की साइड से है वो आता है, तो वो 37 डिग्री और 6 मिनट ही आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको इस तरह से भारत को मेज़र किया गया है। उसके बाद आते हैं देशांतर से। यहाँ लिखा है 68 डिग्री और 7 मिनट पूरब से और 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम से पूर्व देशांतर तक है। तो अब हम देखते हैं ऊपर यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जैसा हमें दिखाया गया आखिरी यहाँ से लेफ्ट टू राइट, जो हमारा गुजरात है वो अगर हमें कुछ देखा जाए तो वो आएगा 68 डिग्री ही आएगा। जैसे 60 और 90 के बीच में गुजरात अगर ऊपर देशांतर तक जाएं तो हम आएगा 68 डिग्री और 7 मिनट। इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आएगा देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये इसका मतलब है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। ये इसके ग्लोब की माप दे रखी है, भारत को हम किस तरह से माप सकते हैं अपने ग्लोब के ऊपर। तो और ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। और इसके बाद आते हैं भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपके सामने भारत का मैप लगाया और उसमें आपको दिखाता हूँ भारत के दक्षिण पूर्व यानी ये वाला हिस्सा जो रेड रेड करके मैंने आपको हाईलाइटेड किया है। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं, जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी ये इस जगह जो है बंगाल की खाड़ी के नाम से जानी जाती है और ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उसके बाद आते हैं भारत का दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित हैं।
और अब आते हैं इधर की साइड, जो लक्षद्वीप है, जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, ये लक्षद्वीप कहलाते हैं, जो कि अरब सागर में स्थित है। इधर का ये वाला पोर्शन जो है ये अरब सागर के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं भूमध्य रेखा, एक बार और समझते हैं भूमध्य रेखा को अच्छे से। ये मैंने आपके सामने एक बार फिर मैप लगाया, ये रेड रेड कलर से जो आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो विश्व को 0 डिग्री पर 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है, जो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है। और अब आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं भूमध्य रेखा और कर्क रेखा में। कभी कभी तो बच्चे भूमध्य रेखा की जगह कर्क रेखा का सॉल्यूशन लिखे आते हैं, और कभी कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा का। तो इसमें मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। जो भूमध्य रेखा होती है वो तो पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में, और जो हमारी कर्क रेखा होती है वो सिर्फ केवल भारत को ही 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में। तो आप सबसे पहला ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए अपने, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए। जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो भूमध्य रेखा होती है वो विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है ये वाली कर्क रेखा होती है, मैंने आपको भारत का मैप लगा के दिखाया, ये जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है, ये रेखा जो होती है ये हमारी कर्क रेखा होती है, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके बाद आते हैं भारत के आकार के बारे में, आकार के ऊपर। भारत का आकार अगर बात की जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, और उसी तरह भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है। अगर बात की जाए पूरे जो वर्ल्ड का जो परसेंटेज है अगर वो निकाल ली जाए तो 2.4% उसमें हमारे भारत की हिस्सेदारी है, बाकी जो है वो शेष विश्व के देश बचते हैं। इसके बाद भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। उसके बाद उससे पहले जो 6 देश बड़े हैं उसके बाद आता है 7वें नंबर पर भारत। सबसे पहले जानते हैं रूस, जिसको हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, फिर चीन जिसे चाइना भी कहा जाता है, और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा भारत। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। और अब आते हैं भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा का मतलब है जो हमारा जमीनी क्षेत्र है, जो हमारे जमीनी क्षेत्र, केवल जमीनी क्षेत्र जो जल को मिलाकर नहीं है, जो जमीनी क्षेत्र है वो हमारा 15,200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और भारत की जो समुद्री तट रेखा है 7,516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह शामिल हैं। उसके भारत के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात की जाए भारत के उत्तर पश्चिम, जी हाँ दोस्तों, ये वाला पार्ट उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल, और इस वाले पोर्शन में जो है वो नवीन हिमालय पर्वत यानी नया हिमालय पर्वत जिसका निर्माण अभी होता जा रहा है। नवीन हिमालय का पर्वत का मतलब है जो नया पर्वत बन रहे हैं। उसके भारत का भूभाग उत्तर में चौड़ा और हिंद महासागर की ओर संकीर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा होगा भारत ऊपर की साइड से तो चौड़ा है और नीचे जाते जाते हिंद महासागर की ओर भारत का आकार जो केरल और तमिलनाडु तक पहुंचने के बाद भारत बहुत ज़्यादा नीचे संकीर्ण का मतलब है पतला होता गया है। ऊपर से तो चौड़ा है और नीचे से पतला होता गया है। उसके बाद आते हैं भारत का भूभाग उत्तर में चौड़ा और हिंद महासागर की ओर संकीर्ण यानी पतला हो गया। भारत के पश्चिम में हिंद महासागर और अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है इधर की साइड जो है ना अरब सागर, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर अरब सागर स्थित है। और भारत के जो पूर्व में है ना ये बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में और पश्चिम में जो है वो अरब सागर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे के समय का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो समय है उसमें 2 घंटे का समय। अब आप सोच रहे होंगे अगर 2 घंटे का समय है तो देश में अलग अलग टाइम होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से टाइम को फिक्स किया गया है ताकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में एक ही टाइम होए। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 2 घंटे सूरज और दिन और रात में अंतर होता है, लेकिन समय एक ही चलता है। बस यहाँ पर 2 घंटे का जो अंतर है वो दिन और रात में अंतर होता है।
इसको भी समझ लेते हैं। जो हमारा जो टाइम फिक्स किया गया है वो किस तरह से किया गया है। भारत की जो पूर्व देशांतर रेखा मानक यमुनोत्तर रेखा कहलाती है वो 82 डिग्री और 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री कहलाती है। पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक यमुनोत्तर कहलाती है, यानी जिससे भारत का टाइम फिक्स किया गया है भारत की यमुनोत्तर रेखा कहलाती है। इसको आप मैप के द्वारा भी समझ लेते हैं। 80 और 84 के बीच में 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री और 30 मिनट, और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की यमुनोत्तर देशांतर रेखा जो होती है भारत के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसके बाद आते हैं भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व, अगर भारत का विश्व के साथ कंपैरिजन या तुलना की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, ना तो पूर्व में और ना पश्चिम में, बस उसके बीच में स्थित है। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने वाला हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत की इस अहम स्थिति के चलते एक महासागर का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप और हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, इसीलिए एक महासागर का नाम भी भारत के ऊपर ही रखा गया है, जिसको कहते हैं हम हिंद महासागर, क्योंकि भारत को एक हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस एक महासागर का नाम भी हिंद महासागर ही रख दिया गया। भारत विश्व के अन्य देशों के साथ युगों पुराना संपर्क है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो संपर्क है विदेशों से वो बहुत युगों पुराना है। अब तो अगर हम अब कम्युनिकेशन करना चाहें तो हम टेलीफोन के, व्हाट्सएप और फेसबुक और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो भारत का युगों पुराना संपर्क है वो समुद्री मार्गों द्वारा या फिर पर्वतों के दर्रों द्वारा होता था। यहाँ पर एक वर्ड है दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वतों के बीच में रास्ते बने होते दर्रे। जो हमारा बहुत पुराना समय है, उस समय जो थे जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी, जो हमारे विदेशी यात्री आया जाया करते थे वो केवल विदेशी वो पहाड़ों के, वो पर्वतों के दर्रों के रास्तों से ही आया करते थे, क्योंकि जलीय मार्ग जो थे वो बहुत समय तक अज्ञात थे। वो अभी ही हमने उनका पता लगाया और उसके बाद हमारे भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान हुई है, जो कि हिंद महासागर के जरिए ऐसा संभव हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट है। ये जो हमारे देश के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान का ये प्राचीन मार्ग जो थे हमारे भारत के विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम रहे हैं। भारत के पश्चिमी देशों और पूर्वी एशियाई देशों के पड़ोसी देशों अच्छे संपर्क रहे हैं। इसी तरह उपनिषदों के विचार, पंचतंत्र की कहानियां, रामायण और वेद पुराण, इनका प्रसारण जो हुआ है वो समुद्री मार्ग और पहाड़ी रास्तों के द्वारा ही हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर व्यापार भी करने आते थे, जैसा हमने जानते हैं जो विदेशी नागरिक आया करते थे, विदेशी व्यापारी आया करते थे, वो समुद्री रास्तों के जरिए आया करते थे और वो यहाँ पर आकर व्यापार करते थे। यहाँ से मसाले, मलमल व अन्य कई प्रकार के कपड़े ले जाया करते थे। और उसी हिसाब से इस मैप में आपको दिखाया गया है कि भारत का समुद्री मार्ग और भारत का जो स्थल मार्ग था, जो दूसरे विदेशों तक व्यापार संभव हो सका था, वो किस प्रकार संभव हुआ था, ये आपको रास्ते दिखा रखे हैं इस मैप के अंदर। और उसके बाद आते हैं भारत के पड़ोसी देश। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और भारत में के अंदर 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ चुका है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और हमारे भारत में अब 29 राज्य हैं। इसी को चलते अब हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं और आपको चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऐसे ही